जय हिंद दोस्तों, मैं आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। और आज हम लोग BPSC 70 के रिगार्डिंग एडरेरिया का 5000 सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और इसको पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटिशर्स को व्यापार करने का जो चार्टर है वो कब दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका 31 दिसंबर 1600 को दिया गया था। ये डेट याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1600 को दिया गया था। जिसके बाद जो है ब्रिटिशों ने यहाँ पे आपका क्या किया, एकाधिकार इनको मिल गया 1600 में। उसके बाद जो है आपका जो पोर्टुगीज थे पहली बार कब आए थे भारत में? तो पोर्टुगीज जो भारत में आए थे 1498 में आए थे। डच आपका 1602 में आए थे। उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स जो आए थे आपका 1608 में आए थे। और पौंडीचेरी जो है वो आपका फ्रेंच जो है, फ्रेंच आपका 1664 में आते हैं फ्रेंच। तो इन चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्नलिखित में से इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो इनमें से कौन शामिल नहीं थे? आपको याद होगा कि लाल बाल पाल है, तो बाल हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे और यहाँ पे पाल हो जाएंगे। ये तीनों तो थे, लेकिन कौन सा यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे? तो गोविंद रनाडी जो थे इसमें नहीं थे। तो बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे और बिपिन चंद्र पाल थे। लेकिन आपके रनाडे जो थे, गोविंद रनाडे, वो आपका उग्रवादियों में भी नहीं आते थे, उग्रवादियों में नहीं आते थे। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा आंसर? क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ था? तो बाद में परिणाम घातक सिद्ध हुआ था कौन सा? तो पहला आपका था कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो है परस्पर सहयोग में वृद्धि हुआ। ये तो परिणाम घातक नहीं था। समझौता होने पर भी कटुता में वृद्धि हुई थी, ये भी आपका घातक नहीं था। और कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति आरंभ हुई थी। तो यही आपका जो था आपका ये आंसर यहाँ पे घातक सिद्ध हुआ था बाद में, जिसमें अलग अलग हो गए थे। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल जो सत्याग्रह हुआ था वो किसके टाइम में हुआ था? ये हुआ था लीलनिधगो के टाइम में हुआ था। क्यों हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह होने का कारण था आपका जो लीलनिधगो ने अगस्त ऑफर निकाला था, उसी के अगेंस्ट में क्या हुआ था आपका, महात्मा गांधी ने क्या लाया था? इंडिविजुअल सत्याग्रह लाया था। और इसका डेट आप याद रखिएगा, 17 अक्टूबर 1940 हो जाएगा, 17 अक्टूबर। और यहाँ पे पहले सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे हो जाएंगे आपके नेहरू। लेकिन जो क्वेश्चन पूछेगा, आप जो क्वेश्चन पूछा है वो तीसरे सत्याग्रही, जिसका नाम था ब्रह्मदत्त था, तीसरे सत्याग्रही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो ये थी आपकी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से सबसे पहला था नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। और कब बनाया गया था? 1876 में बनाया गया था। इसी को बाद में 1883 में क्या कर दिया गया था? इंडियन एसोसिएशन के नाम से, इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से कर दिया गया था। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन। और यहाँ पे कौन थे? आनंद मोहन बोस थे। और यहाँ पे हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, 1883 में हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन का। फिर यहाँ पे अगर बात करते हैं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, तो ये कहाँ किसने किया था? ये थे आपके राधाकांत देव हो जाएंगे और यहाँ पे देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। ये दो लोग थे। यहाँ पे राधाकांत देव जो थे आपके प्रेसिडेंट थे और देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे वो थे वाइस प्रेसिडेंट, यानी आपका सेक्रेटरी कह सकते हैं। और कहाँ पे? तो बंगाल में हुआ था। और कब हुआ था ये? 1851 में, 1851 में हुआ था ये। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो बताना है कौन सा इनमें से सही है। तो 6 नंबर का देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सही होगा हमारा, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं बताया था इतना, ये आपका ऑप्शन सी जो है आपका सही है कि इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। याद रखना है, इसमें केंद्र में क्या किया था? द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। और यहाँ पे जो है याद रखना है साइमन कमीशन जो है कब आया था भारत में? तो साइमन कमीशन की जो स्थापना हुई थी वो आपका 8 नवंबर 1927 को हुआ था। और इसमें जो इसके प्रेसिडेंट थे साइमन कमीशन के, वो थे स्टैनली बाल्डविन थे। उसमें जो जब साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी तो प्राइम मिनिस्टर जो थे यहाँ पे कौन थे? तो स्टैनली बाल्डविन जो थे इसके प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश के। और इसको साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं, व्हाइट कमीशन, क्योंकि इसमें जितने भी 7 मेंबर थे वो सारे के सारे व्हाइट थे। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें किस पार्टी से टिकट पर चुनाव जीता था?
तो उन्होंने किस पार्टी से चुनाव जीता था? तो ये था आपका लिबरल पार्टी। याद रखिए, आप लेबर पार्टी मत मान लीजिएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। लिबरल पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था। और याद रखना दादा भाई नौरोजी कौन थे? ये जो है आपका, इन्होंने एक बुक लिखी है, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और यही जो थे पहला नेशनल इनकम भारत को निकालने वाले दादा भाई नौरोजी ही थे। इन्होंने 3 बार कांग्रेस के सेशन को अपनी अध्यक्षता की है, 1886 में, 1893 में और 1906 में किया था। नेक्स्ट है, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासन के समय हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका किसके टाइम में हुआ था? तो ये जो था आपका स्कंदगुप्त के टाइम में हुआ था। भारत पे हुनों का प्रथम आक्रमण जो था स्कंदगुप्त के टाइम में हुआ था। और स्कंदगुप्त के नाम से एक आपका इंस्क्रिप्शन है काफ़ी फेमस, जिसको कहते हैं भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन, जो है किसका है? स्कंदगुप्त का है। याद रखना है, भीतरी पिलर किसका है? आपका स्कंदगुप्त का है। और इसको स्कंदगुप्त को रामा की कैटेगरी से, रामा से कंपेयर किया था। और इसने उपाधि कौन सी उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि इसने धारण किया था। और इसके नाम पे एक और इंस्क्रिप्शन है जिसको कहा जाता है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन कैसे? स्कंदगुप्त से हो जाएगा, जुड़ा हुआ है बस। नेक्स्ट है आपका, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त कौन थे? ये इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी कुमारगुप्त के, और इन्होंने उपाधि धारण की थी सक्रादित्य का, सक्रादित्य। और समुद्रगुप्त का पता ही है आपको, इनको इंडियन नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था, इसको भारत का नेपोलियन कहा था। और याद रखना है कि इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जो है समुद्रगुप्त के नाम पे है, जिसको प्राग प्रशस्ति भी कहते हैं। किसने बनवाया था? तो ये था आपका हरि सेन ने बनवाया था। याद रखना इतना चीज़। नेक्स्ट है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ऐहोल शिलालेख जो है आपका, ये अभिलेख किसके द्वारा से है? आपका पुलकेशिन द्वितीय है। इसमें जो है ऐहोल शिलालेख में किसने बनवाया था? तो रवि कीर्ति ने बनाया था। किसके टाइम के थे? पुलकेशिन द्वितीय के टाइम थे। इन्होंने इसमें क्या बताया है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को क्या किया है? हराया था। हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। कहाँ से साक्ष्य मिलता है? तो आपका ऐहोल शिलालेख से मिलता है, जो कि रवि कीर्ति ने बनाया था। याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यमेव जयते। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ये आपका कौन से वंश से हो जाएंगे? चालुक्य वंश से हो जाएंगे। रुद्रदमन, इन्होंने इनसे कौन सा है? जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन हो जाएगा। और इन्होंने सुदर्शन लेख का निर्माण कराया था रुद्रदमन ने। हर्षवर्धन ने क्या देखना है, इनके टाइम में कौन से कवि थे? ये थे बाणभट्ट थे। और इन्होंने 3 बुक लिखी है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंदा। ये 3 बुक इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो सत्यमेव जयते जो है आपका किस में हो जाएगा? आपका मुंडको उपनिषद में यहाँ पे हो जाएगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? तो मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते का जिक्र मिलता है। काठो उपनिषद में आपका नचिकेत और यामा का आपका संवाद मिलता है। तो नचिकेत और यामा का संवाद आपका काठोपनिषद में, मुंडको उपनिषद में आपका सत्यमेव जयते ये यहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो महावस्तु महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्तांत है, जिसका संबंध जो है किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका महायान बुद्धिज्म से। महायान बुद्धिज्म से हो जाएगा ये। अगर हम बात करें बुद्धा के बारे में, तो महात्मा बुद्ध जो है आपका शाक्य क्लैन से जुड़े हुए थे। शाक्य क्लैन से जुड़े हुए थे, जिनकी मदर का नाम क्या था? महामाया था। और वो जो थी कोलिया ट्राइब से थी। कोलिया ट्राइब से इनकी माँ थी। और इनके घोड़े का नाम था कंथका। और इनके जो क्या कहते हैं, चैरियट जो चलाते हैं, सारथी कहते हैं। सारथी इनको चन्ना कहते थे, चन्ना। सारथी का नाम चन्ना था। याद रखिए, बुद्धिज्म में क्या था? यहाँ पे जो इनकी लैंग्वेज होती थी बुद्धिज्म में, आपकी लैंग्वेज पाली होती थी। और स्क्रिप्ट जो होती थी आपकी ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती थी। याद रखना है, ठीक है। चाइना में बुद्धिज्म को किसने फैलाया था? तो ये थे आपके कश्यप मातंगा ने चाइना में बुद्धिज्म को फैलाया था। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो उपासना भवन का नाम जो था आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इसका इबादत खाना। इबादत खाना इसका नाम हो जाएगा। और इबादत खाना की स्थापना कब की थी? तो यह 1575 में किए थे। याद रखना है, 1575 में इबादत खाना की स्थापना अकबर ने किया था। अगर हम शुरू से बात करते हैं, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया है? आपका जजिया को कब खत्म किया था अकबर ने? तो जजिया का अंत किया था 1564 में। फतेहपुर सीकरी को अपनी कैपिटल बनाया था 1571 में। उसके बाद जो है इबादत खाना बता ही दिए, 1575 हो जाएगा। मजहर की घोषणा 1579 में यानी 1579 में किए थे। उसके बाद जो है उसके अगले साल जो है दहसाला सिस्टम की स्थापना करते हैं 1580 में। इसके बाद दीन इलाही की स्थापना करते हैं 1582 में। और लाहौर को अपनी कैपिटल बनाते हैं 1585 में। तो इतने चीज़ों को आपको याद रखना है अकबर के रिगार्डिंग। आगे जितने भी चीज़ आएंगे मैं आपको सारी चीज़ बताते चलूँगा।
नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बारवा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। तो आपके जो तानसेन हैं और बैजू बारवा किसके टाइम में सुविख्यात थे, ये थे आपके अकबर के टाइम में। अकबर के टाइम में काफ़ी फेमस थे ये लोग। और याद रखना है जो तानसेन है इनका बचपन का नाम क्या था, रामतनु पांडे था। और इनको तानसेन की उपाधि जो है किसने दिया था, तो तानसेन की उपाधि जो आपका राजा विक्रमजीत ने दिया था, जो कि कहाँ के राजा थे, ग्वालियर के राजा थे। और ये जो थे म्यूजिक बजाते थे कौन से किस राजा के दरबार में, ये बजाते थे इनके क्या कहते हैं रामचंद्र, रीवा के जो रामचंद्र है, राजा रामचंद्र, उनके कोर्ट में ये गाना म्यूजिक बजाते थे। ठीक है। और याद रखना है तानसेन को मियाँ की उपाधि अकबर ने दिया था। मियाँ की उपाधि किसने दिया, अकबर ने दिया था। नेक्स्ट है न्यू कैसल पोर्ट जो है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में है। न्यू कैसल पोर्ट किस देश में है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पोर्ट है, जहाँ पे क्या होता है, कोयला, सबसे ज़्यादा कोयला निर्यात होता है। याद रखना अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है, कहाँ पे है, तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ग्रेट बैरियर रीफ है। डाउन्स ग्रासलैंड यहाँ पे मिलता है। साथ में आपका कुलगारली और कालगुरली और कुलगाड़ी, यहाँ पे 2 गोल्ड के माइंस हैं। यहाँ पे जो है साइक्लोनिक हवा चलती है जिसका नाम विली है। इसके साथ ही यहाँ पे गिब्सन डेजर्ट है, सिम्पसन डेजर्ट है और आपका ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, और भी बहुत सारे डेजर्ट है। यहाँ पे जो है मुर्रे डार्लिंग नदी यहाँ से बहती है। इसके बाद जो है ग्रेट डिवाइजिंग रेन यहाँ पे है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी को क्योस्को कहते हैं, क्योस्को। तो इतना आई थिंक आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है, तो देशांतर रेखाओं के बारे में जो सही आपका यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सीधा हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। संबंध में देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विश्वत रेखा पे होती है। कहाँ पे होती है, विश्वत रेखा पे होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 360 होती है। देशांतर रेखाओं की संख्या होती है 360 होती है। नेक्स्ट है उत्तर से दक्षिण शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रमांक कौन सा है, तो उत्तर से दक्षिण में सबसे जो सही अनुक्रमांक हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं जैसे कि जो सबसे लास्ट की पहाड़ी है उसको हम किस नाम से, किस शॉर्टकट में जानते हैं, इसको हम जानते हैं NAC। ये नीलगिरी के बाद अन्नाईमुड़ी और यहाँ पे कार्डमन की पहाड़ी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अन्नामलाई के बाद क्या है आपका, यहाँ पे कार्डमन नहीं है। यहाँ पे नीलगिरी के बाद अन्नामलाई कहाँ पे है, तो नीलगिरी पहाड़ी के बाद नल्लामला नहीं है, नीलगिरी पहाड़ी के बाद जवादी नहीं है, नीलगिरी पहाड़ी के बाद क्या होता है, अन्नामलाई पहाड़ी है। तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना है NAC, नाक, चाहे नाक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है, ये हो जाएगी आपकी कोसी नदी। कोसी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है और बिहार में तबाही बहुत ज़्यादा मात्रा में कोसी नदी लाती है। याद है 2008 में सबसे भयंकर आपका बाढ़ आया था, जो कि कोसी नदी में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ यहाँ पे आ गया था। इसके साथ ही कोसी जो है न कि बिहार की, पूरे भारत की शोक कहलाती है। इसके साथ ही ये जो है आपका गंगा में कहाँ पे मिलती है, यहाँ पे शब्द काशी से निकलती है, नेपाल से आती है। और गंगा नदी में मिलती है कहाँ पे, कुर्सेला के पास, जो कि आपका कहाँ पे, कटिहार में। और यहाँ पे टोटल जो डिस्टेंस है इसकी 729 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं महानदी का, तो महानदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी क्या है, मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। और ये जो है कहाँ पे जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है। याद रखना है कि ये जो है हीराकुद डैम महानदी पे बना हुआ है और कटक के नदी किनारे, कटक जो है इस नदी के किनारे है। दामोदर की बात करते हैं, दामोदर जो है आपका छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली में जाके मिल जाती है। और इस पे जो डैम बना हुआ है वो आपके पंचेत डैम बना हुआ है, पंचेत डैम जो ऐसे बना है। और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की स्थापना जो है 1948 में किया गया था। गंडक को क्या कहते हैं, गंडक को सदा नीरा कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, किस मृदा का प्रारूप जो है लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्क हो जाता है, यानी जो है लोहे की ज़्यादा मात्रा होने की वजह से क्या होता है, अनफर्टाइल हो जाता है। ठीक है। तो ये कौन सा है, तो ये हमारा हो जाएगा आपका लेटराइट मिट्टी हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी यहाँ पे हो जाएगा। याद रखना है लेटराइट मिट्टी कहाँ पे मिलती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो हाई रेनफॉल हाई टेम्परेचर एरिया में आपका लेटराइट मिट्टी होता है। इसके साथ ही ये जो मिट्टी है आपका ईंट बनाने के काम आता है, यानी आपका क्या बनाने का काम है, ब्रिक्स बनाने के काम आता है, ईंट बनाने के काम आता है। साथ में लेटराइट मिट्टी जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे काजू, कॉफ़ी और चाय यहाँ पे इस मिट्टी में यहाँ पे होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे पोटास और यहाँ पे इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रकाश के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ये प्रकाश के संबंध में इसमें कौन सा कथन सत्य हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जगह यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है और यह ऊर्जा का एक रूप है। तो ये आपका सारा का सारा आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइट क्या आपका याद रखना है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि आपका क्या होता है, स्पीड कितनी है लाइट की, लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रखना है। नेक्स्ट है बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी होती है, तो ये प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन यानी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया यहाँ पे कराई जाती है, याद रखना है। अब बायोगैस में कौन सा गैस मिलता है, तो यहाँ आपका हो जाएगा मीथेन गैस मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। तो सबसे ज़्यादा मीथेन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक वर्ग के ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या करता है। तो परमाणु का आकार जो है ये हो जाएगा आपका, ये बढ़ता जाता है। तो परमाणु का आकार जो है बढ़ता जाता है, यानी एक वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये पीरियोडिक टेबल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है। तो वायुमंडल में जो प्रकाश के विसरण का कारण है आपका धूल कण, यानी जो भी आपके पार्टिकल्स है, सैंड पार्टिकल, जो भी डस्ट पार्टिकल है, वो यहाँ पे प्रकाश के विसरण का कारण यहाँ पे बनता है। और याद रखना सबसे ज़्यादा जो प्रकाश में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। सबसे ज़्यादा कण फैलता कौन सा है, तो आपका ब्लू रे जो है सबसे ज़्यादा फैलता है और सबसे कम जो है आपका यहाँ पे रेड लाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो किसी भी यौगिक का जो ऑक्सीकरण संख्या जो होता है आपका वो होता है 0 होता है ऑक्सीकरण संख्या। नेक्स्ट है सर्प विसरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है। ये हो जाएगा कौन सा तत्व हो जाएगा, तो यहाँ पे स्वर्ण यौगिक हो जाएगा। सर्प विसरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक हो जाएगा, तो स्वर्ण यौगिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है दाब क्या होता है, प्रेशर इज टू प्रेशर जो होता है, दाब को प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स का क्या हो जाएगा, फोर्स का हो जाएगा MLT−2 होता है। एरिया क्या हो जाएगा, L² होता है। यहाँ से L से ये L कट जाएगा, L को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो गया ML−T−2, कौन सा हो जाएगा ML−T−2, हमारा ऑप्शन नंबर बी आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, डायमेंशन निकालते हैं किसी भी चीज़ का। अब फोर्स का डायमेंशन याद रखना है MLT−2 जो होता है फोर्स का होता है। और प्रेशर का क्या हो जाएगा, प्रेशर का आज का SI यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है, याद रखना है। फोर्स का न्यूटन होता है, ये भी याद रखना है। जैव सेल क्या है, तो जैव सेल क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जैव सेल जो हो जाता है यहाँ पे ये कोयला कहते हैं। जैव सेल क्या होता है, कोयला, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है, याददाश्त जो होता है इसका संबंध जो होता है ये आपका सेरेब्रम से हो जाएगा। सेरेब्रम जो होता है आपका याददाश्त से होता है। और क्या क्या होता है, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, सेरेब्रम जो होता है सबसे बड़ा पार्ट होता है जो कि कवर करता है 83% ब्रेन का, सेरेब्रम। और ये जो है इंटेलिजेंस, याददाश्त हो जाएगा। फिर यहाँ पे मेमोरी जो हो जाएगा, मेमोरी, इंटेलिजेंस हो गया, मेमोरी। और यहाँ पे जो रीजनिंग जो होता है यह भी आपका किससे जुड़ा है, सेरेब्रम से जुड़ा हुआ है। और इमेजिनेशन जो करते हैं ये भी आपका सेरेब्रम का पार्ट है। अगर हम बात करें सेरेब्रम का, सेरेब्रम क्या करता है, सेरेब्रम जो हो जाएगा आपका यहाँ पे पोस्चर एंड बैलेंस को क्रिएट करता है, पोस्चर एंड बैलेंस को नापता है ये। हाइपोथैलेमस थर्स्ट, भूख हो जाएगा, प्यास हो जाएगा, ये सब कौन बताता है आपका, टेम्परेचर कौन बताता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। तो भूख प्यास टेम्परेचर को रेगुलेट करता है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को ही मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से हम जानते हैं। और स्पाइनल कोड जो है आपका यहाँ पे, स्पाइनल कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे, कनेक्ट होता है कौन सा, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, जो कि आपका रिफ्लेक्स एक्शन से जुड़ा हुआ है। इनवॉलेंट्री एक्शन हो जाएगा यहाँ पे, रिफ्लेक्स एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन। नेक्स्ट है एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताया जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं, उसको क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आर्कियोपेट्रिक्स हो जाएगा। यानी एक ऐसा जीवाश्म पक्षी का नाम है जो एक दिखता तो पक्षी की तरह है लेकिन उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, फीचर्स होता है, वो अगर सरीसृप के जैसा होता है, रेप्टाइल के जैसा होता है, ये हो जाएगा आर्कियोपेट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा मिलेगा, तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि हर सेल में ऑक्सीजन का काम है, ऑक्सीजन का काम हर सेल में है। और मानव शरीर में कितने सेल हैं आप सोच सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो तत्व हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो 29 का हो जाएगा आपका ऑक्सीजन बी।
परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो विभवांतर किस मापने के लिए हम क्या मानेंगे? तो वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। विभवांतर हो जाएगा वोल्ट मीटर, आमीटर हो जाएगा करंट के लिए, और बस यहाँ पे आमीटर हो जाएगा करंट के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है आपका सिर्फ और सिर्फ भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। तो मौलिक अधिकार का निलंबन जो करेगा भारत का राष्ट्रपति करेगा। और मौलिक अधिकार कौन से पार्ट में आता है? तो पार्ट 3 में आता है। कहाँ से कहाँ तक आता है? तो पार्ट 12 से लेकर आपका 35 तक आता है, याद रखना है, मौलिक अधिकार आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्राक्कलन समिति जो है इसको हम एस्टिमेट कमेटी करते हैं, और इसको जो कितने वर्ष का होता है कार्यकाल? तो आपका 1 वर्ष का होता है। याद रखना है एस्टिमेट कमेटी में टोटल मेंबर जो होता है आपका 30 होते हैं, और सारे के सारे कहाँ से आते हैं? लोकसभा से आते हैं। और इसका चेयरमैन कौन नियुक्त होता है? तो लोकसभा का स्पीकर जो है चेयरमैन इसको बनाता है। याद रखना है इस चीज़ को। और याद रखना है कि इसका प्राक्कलन समिति का स्थापना कब हुआ था? 1921 में ये आपका अस्तित्व में आया था। अगर इंडिपेंडेंट इंडिया में बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1950 में, याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो अगर हमको भारत की संचित निधि से निकालना हो तो कौन सा करेगा? तो ये भारत की संसद करेगा। अगर हमको भारत के कंटीजेंसी फंड से निकालना हो तो ये करेगा आपका प्रेसिडेंट। याद रखना है ये दो चीज़ होता है, एक तो होता है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक होता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अगर हमको कॉन्सोलिडेटेड फंड से निकालना है तो ये इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 266 है, जो कि आपका हो जाएगा यहाँ पे कौन निकालेगा यहाँ पैसा? भारत की संसद से निकलेगा। और कंटीजेंसी फंड जो है आर्टिकल 267 हो जाएगा, जो कि आपका कौन सा आर्टिकल, कौन निकालेगा पैसा? भारत के राष्ट्रपति के परमिशन से निकलता है कंटीजेंसी फंड से। तो यहाँ पे हमारा क्या है संचित निधि से, तो भारत का यह संसद हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश से संविधान से लिया गया है? तो 34 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 34 का हो जाएगा हमारा यहाँ पे ब्रिटेन से लिया गया है। याद रखना है विधि के समक्ष समानता दो चीज़ आता है आपका, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये हो जाएगा इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लिए हैं अमेरिका से। ठीक है, इसमें से याद रखना है आर्टिकल 14 में ही दोनों आता है, आर्टिकल 14 में। नेक्स्ट है संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो संविधान संशोधन किस भाग में आता है? तो याद रखना है आपको संविधान संशोधन पार्ट 20 में आता है। भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है पार्ट 20 में होता है, और इसका आर्टिकल जो है 368 हो जाएगा अंडर आर्टिकल 368। अगर हम बात करें पार्ट 12 में क्या है, तो पार्ट 12 में आपका हो जाएगा फाइनेंस से रिलेटेड है, वित्त से संबंधित है, प्रॉपर्टी से संबंधित है, और कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है भाग 12 में। भाग 18 में आपका इमरजेंसी हो जाएगा, जो भी 3 तरह का इमरजेंसी लगता है भाग 18 से हो जाएगा। और भाग 16 में जो आपका आता है और स्पेशल प्रोविजन होता है किसी भी सर्टेन क्लास के रिगार्डिंग, जो भी आपका स्पेशल प्रोविजन होता है वो आपका भाग 16 से लिया जाता है। जैसे SC ST OBC हो जाएगा भाग 16 से। अब यहाँ पे मैच करना है तो मैच करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो 36 हो जाएगा। भाषाओं को ले कौन सी अनुसूची में हो जाएगा? तो भाषा हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। भाषा किस में जाएगा? आपका 8वीं अनुसूची में भाषा चल जाएगा। दल बदल हो जाएगा आपका 10वीं अनुसूची में हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन जो हो जाएगा कौन से में? तो भूमि सुधार हो जाएगा आपका 9वीं अनुसूची, और संविधान संशोधन जो है 73वां 11वीं अनुसूची का पार्ट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको मिल गया होगा। तो आंसर मैं सीधा बता देता हूँ कौन सा हो जाएगा। तो 36 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो पहला विधि आयोग का गठन जो आपका मैकॉले के अध्यक्षता में किया गया था। लॉर्ड मैकॉले इसका करेक्ट है, लॉर्ड तो मत ही कहिएगा, मैकॉले कहिएगा सिंपल सा। और 37 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? तो ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो मैकॉले हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का। अगर हम और बात करते हैं तो चार्टर एक्ट 1833 के बारे में अगर बात करें तो इसमें क्या था? इसमें जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया है। ठीक है, और पहला कौन था यहाँ पे? पहले थे बेंटिक, पहला जो था विलियम बेंटिक था, जिसको पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ख्याति प्राप्त है। फिर जो है जो कंपनी का जो एकाधिकार था वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था 1833 के चार्टर में। इसके बाद जो है एक जो यहाँ पे जो बॉम्बे और मद्रास का जो भी लेजिस्लेटिव पावर था उसको ख़त्म कर दिया गया था, और उसको सबऑर्डिनेट कर दिया गया था आपका कलकत्ता के अंडर में।
फिर जो है इंडियन को जो है एडमिनिस्ट्रेशन में शेयर दिया गया था, इसी चार्टर एक्ट से दिया गया था। और जो एक लास्ट है कि जो यहाँ पे ओपन कंपटीशन की बात चली थी, वो यहाँ पे ICS के रिगार्डिंग जो है ओपन कंपटीशन भारतीयों को देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। तो क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका गुलाबी क्रांति हो जाएगा। तो कौन सा क्रांति हो जाएगा, गुलाबी क्रांति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल में क्या हो जाएगा, लाल में टोमेटो होता है और मीट होता है, याद रखना है। नीली में क्या हो जाएगा, फिशरीज हो जाएगा। ब्लू इकोनॉमी जितने जाएगा वो सब आपका नीली क्रांति में जाएगा। और गोल्डन क्रांति जूट फाइबर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स के जुड़वा के नाम से जानते हैं। तो ये हो जाएंगे आपका IMF और विश्व बैंक। IMF और विश्व बैंक को हम क्या कहते हैं, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहनें कहते हैं। तो 39 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखना है जो गैट है वो आपका WTO का ही पुराना नाम है। तो 1995 में आपका WTO की स्थापना हुई थी। इससे पहले इसको गैट के नाम से, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसकी पुराना नाम है। विश्व बैंक जो है यहाँ पे पता ही होगा IBRD के नाम से जानते थे। और बस यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 में आएंगे। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो आपका कौन से बैंक है, यंग हिल्टन कमीशन के आधार पे, जो कि 1926 में गठित किया गया था। उसी के आधार पर 1935 में RBI की स्थापना की गई थी। कौन से एक्ट से, 1934 के एक्ट से किया गया था। फिर इसको बाद में 1949 में इसका भारतीय राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1949 हो जाएगा। याद रखना है RBI की स्थापना यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पे किया गया था, 1935 में किया गया था, लेकिन 1934 का एक्ट बना के किया गया था। इसके बाद जो इसको नेशनलाइजेशन किया गया था 1949 में किया गया था। इसके कौन से गवर्नर हैं अभी, तो शक्तिकांत दास अभी फिलहाल में चल रहे हैं, ठीक है। बाकी आप RBI के बारे में जानते हैं कि यहाँ पे इसमें पाल्म ट्री है और एक टाइगर हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है, तो ये आपका VD सावरकर हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र का विचार जो है मूलतः किसका हो जाएगा, VD सावरकर हो जाएगा। इन्होंने मित्र मेला स्थापना किए थे 1904 में, मित्र मेला, ठीक है। आप यहाँ पे जो है 1857 की क्रांति को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था VD सावरकर ने, जिसे पूरी इंडिया ने एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट है यहाँ पे हेडगेवर कौन है। यहाँ पे हेडगेवर जो आपका भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष है, हेडगेवर प्रथम अध्यक्ष। भारत में आयकर है, आयकर क्या है भारत में, तो भारत में जो आयकर हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। आयकर जो इनकम टैक्स होता है आपका प्रत्यक्ष होता है और प्रगतिशील होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ते जाता है उसी तरह से आपका टैक्स स्लैब बढ़ते जाता है। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। कर्नाटक का यक्षगान हो जाएगा। केरल का दो आपको याद रखना है, केरल का आपका मोहिनीअट्टम हो जाएगा, कथकली हो जाएगा, मोहिनीअट्टम कथकली हो जाएगा। कलारीपट्टू जो है आपका, ये भी आपका केरल से संबंधित है। ओडिशा से हो जाएगा आपका, एक तो यहाँ पे ओडिशा का ओडिसी डांस हो जाएगा, और यहाँ पे एक कला काफ़ी फेमस है जिसको हम पट्टचित्रकला कहते हैं, पट्टचित्रकला। नेक्स्ट है हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है, तो हिमानी उत्तम परब का जो खेल हो जाएगा आपका मलखम हो जाएगा। मलखम कहाँ पे मनाते हैं, तो MP इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हिमानी उत्तम परब जो है उसका संबंध जो आपका मलखम से हो जाएगा। नेक्स्ट है निपख आंदोलन के प्रेरणता कौन थे, तो निपख आंदोलन के जो प्रेरणता थे वो हो जाएंगे आपके दादू दयाल हो जाएंगे। निपख आंदोलन के प्रेरणता हो जाएंगे दादू दयाल हो जाएंगे। नेक्स्ट है द्रकमा सिक्का किसने चलाया था, तो द्रकमा जो सिक्का है वो ग्रीक ने चलाया था। तो द्रकमा जो है सिक्का किसने चलाया है, वो आपका ग्रीक ने चलाया था, याद रखना है। नेक्स्ट है बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम सॉइल जो जमा हो जाती है उस मिट्टी को उर्वरता बढ़ाता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम नई मिट्टी के हमेशा रखिएगा। जो एलुवियल सॉइल होता है उसका दो तरह का है, एक तो न्यू एलुवियम हो जाएगा और एक ओल्ड एलुवियम हो जाएगा। तो जो नया होता है उसको खादर कहते हैं और जो पुराना होता है उसको बांगर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो नवीन कर रहा है, यहाँ पे बाढ़ के दौरान हर वर्ष जो जमाव हो जाती है वो मिट्टी खादर कहलाती है, याद रखना है। क्योंकि जब बाढ़ आएगा तो नई मिट्टी बनेगी और ये होगा खादर हो जाएगा। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम थर्मोक्लाइन कहते हैं कि हेलोक्लाइन। तो आई थिंक उसको हम क्या कहेंगे,
थर्मोक्लाइन कहते हैं। वह समुद्री सीमा, वैसा समुद्री सीमा जहाँ पे तापमान तेजी से कम होता है उसको थर्मोक्लाइन कहते हैं। 48 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेसल मापदंड किससे संबंधित है? बेसल जो आया था आपका बैंकिंग रिफॉर्म से आया था। बेसल मापदंड जो आया था बेसल 3 कहते हैं मेनली, बेसल 3 जो आया था मापदंड वो आपका बैंकिंग रिफॉर्म से आया था। ठीक है, चलैया समिति जो है आपका कर्स हो जाएगा आपका। फिर बैंकिंग क्षेत्र से एक और समिति है जिसका नाम आपका नरसिम्हा समिति, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? याद रखना है औद्योगिक क्रांति इंग्लिश में पहली बार किसने किया था? ये किए थे आपके अर्नाल्ड टॉयम्बी ने किया था। औद्योगिक क्रांति जो है आपका अर्नाल्ड टॉयम्बी ने किया था, याद रखना है। तो ये मेरा आज का सेट नंबर 50 जो है, शिफ्ट नंबर 1 जो है कंप्लीट होता है। कैसा लगेगा बताइए आप मेरे को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जो भी आपको होगा डाउट एंड डिस्कशन उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। याद रखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक डाउनलोड करके इस पीडीएफ को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल क्या हो जाएगा आपका, लिंक में दे दिया जाएगा, आपको देख लीजिएगा।